स्वागत है आपका कोडेक्स स्ट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। तो ये क्या है, एक एचसीएफ को एफिशिएंट तरीके से निकालने की एक एल्गोरिदम है। तो क्या होता है, दो नंबर्स का जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो उसको हम एफिशिएंट मेथड से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक रेगुलर मेथड भी होता है। रेगुलर मतलब जो आम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई जाती है। वो भी मैं अभी बताऊंगा कैसे हाई जाती है। तो देखो, सबसे पहले जिनको नहीं पता कि एचसीएफ होता क्या है, जैसे मैंने दो नंबर्स लिए 25 20। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखो, इन दो नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर तो अब आपको पता ही होगा क्या होता है। फैक्टर क्या होंगे? इसका होगा 1, 2 होगा, नहीं 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 12। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, अब सीधे 25 आएगा। अब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 तो होगा, देखो 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है, ये बात हमें पता है। अब एक तो 1 होगा, एक इसका 2 भी होगा, एक इसका 5 होगा, एक इसका 10 भी होगा, ठीक है, एंड 20 होगा। तो देखो क्या सीन है इसमें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है। सबसे पहले कॉमन कौन से फैक्टर है इन पे? एक तो 5 कॉमन है और एक तो 1 कॉमन है। पर हमें क्या चाहिए? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो है 5। इसका आंसर क्या आएगा? 5 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेथड। ये तो रेगुलर मेथड है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालें। तो इसको जैसे मैं बोलूँ कि आप रेगुलर मेथड से निकालोगे कैसे, तो देखो 25 और 20 में एक बात नोटिस करी आपने कि कभी भी जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता, या फिर 20 से बड़ा नहीं हो सकता। जो दोनों में जो स्मॉलेस्ट है, दोनों में जो स्मॉल है, इन दोनों में जो स्मॉल है, इससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। वो ये बात नोटिस करने वाली है, क्योंकि वो इससे, इसका फैक्टर भी तो होना चाहिए ना, और इसका फैक्टर इससे छोटा या इसके बराबर ही तो होगा। कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। ये बात लॉजिकल है। तो देखो अब हम कैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ तक लूप चलाएंगे। यहाँ तक, कहाँ तक? जो ये स्मॉल नंबर है ना हमारा दोनों में से, वहाँ तक हम लूप चलाएंगे। और क्या करेंगे, अभी मैं आपको जो रेगुलर मेथड है वो बता रहा हूँ, हाँ। अभी इसके बाद हम ये वाले एल्गोरिदम देखेंगे। पर इसमें क्या है कि यहाँ तक हम लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर्स, 1 से लेकर चलाएंगे हम यहाँ तक लूप, कौन कौन से नंबर इससे और इससे दोनों से डिविजिबल है। और जो नंबर दोनों से डिविजिबल होगा और सबसे लास्ट में आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो, मैं अगर आपको इसको करके बताऊँ यहाँ पे, तो जैसे मेरे पे मान लो कि मेरे पे A25 है, B20 है, तो मैं डायरेक्ट लूप चला के बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और 0 क्यों लिख रहा हूँ मैं? देखो 2 से चलाते ना, 1 तो हो नहीं सकता। और अगर कोई भी हमें नहीं मिला इनका कॉमन फैक्टर, तो तब हमारा लास्ट में आंसर 1 होता है। सबका 1 ही होता है अगर कोई भी ना मिले। मान लो देखो, एक प्राइम नंबर आ गया और एक आ गया कंपोजिट नंबर, तो इनका तो हमेशा 1 ही आएगा ना, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं होता। इसका 1 और 17 खुद फैक्टर होता है, इसीलिए। तो अगर आप देखें, हाँ, एक केस में हो सकता है। देखो जैसे 17 और 34 लेना, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आएगा, क्योंकि 17 इससे डिविजिबल है ना। ओ सॉरी, 34 और 17 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 17 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, है ना। तो अब देखो, आई इक्वल टू 2 से चलाएंगे, और आई को कहाँ तक चलाएंगे? जो दोनों में स्मॉल है उस नंबर तक चलाएंगे, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी तक, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अ, अब हमें क्या करना है, सिर्फ चेक लगाना है एक इफ़ कंडीशन के साथ, कि अगर मेरा आई नहीं सॉरी, अगर मेरा A% आई इक्वल टू 0 है, मतलब डिविजिबल है, यानी कि आई क्या होगा, एक फैक्टर होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, B% आई भी 0 होना चाहिए, है ना। तभी तो दोनों का फैक्टर निकलेगा, तभी तो ये दोनों का फैक्टर माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस आई को स्टोर कर लेंगे। तो आई को स्टोर कर लेते हैं एक नए वेरिएबल में आंसर। इस वेरिएबल को भी मान लो मैंने कर दिया है यहाँ पे इनिशियलाइज, मतलब डिक्लेयर कर दिया है। और मान लो मैंने इसको -1 से डिक्लेयर करा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा, वैसे मैक्स की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, सीधे आंसर सीधे लिख देते हैं आई, आंसर इक्वल टू आई। और बस यही हमारा फैक्टर है, जो आंसर आ रहा है वही हमारा फैक्टर है। लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। तो यही हमारा आंसर, तो ये हमारी नेम अप्रोच है। अब इसकी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं बताता हूँ आपको क्या होगी। जैसे मान लो मैंने क्या क्या लिए थे, दो नंबर 25 एंड 20। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। कौन से केस की बात कर रहा हूँ? वर्स्ट केस की।
वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, हम कहाँ से कहाँ तक इटरेशन कर रहे हैं अपने लूप में। हमारा लूप चल रहा है टू से लेके मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी तक, यानी कि इन दोनों का मिनिमम कौन है 20। तो लूप हमारा कितनी बार चलेगा, 18 बार चलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। 18 बार चलेगा, मतलब 18 इटरेशंस हमारी वर्स्ट अप्रोच में चल रही हैं। वर्स्ट अप्रोच बोला, सॉरी, वर्स्ट केस में चल रही है 18 इटरेशंस, वो भी 25 और 20 केस में, है ना। ठीक है, अब ये तो लग रहा होगा कि कोई नहीं, 18 ही तो है। पर अगर हमने ये दो नंबर ले लिए, जैसे मैंने ले लिया 10,000, एक नंबर 10,000 ले लिया मैंने, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 10,001। तो अब इस केस में बताओ जरा कितनी इटरेशन चलेंगी। इस केस में हमारी जो दोनों में स्मॉल है ये, तो 2 से लेके अगर मैं चलाऊँ 10,000 इटरेशन, मान लो 10,000 ही लगेंगी, तो 10,000 इटरेशन लग रही हैं, और लास्ट में इसका आंसर 1 आने वाला है, ये हमको पता है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, और ये इसका मतलब ये इसका मल्टीपल भी नहीं है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, है ना। इनका एचसीएफ जो है वो 1 ही आएगा, ये बात हमें पता है। तो इसके इटरेशंस कितनी लगेंगी, अगर हम ये लूप लगा देंगे तो, ये लूप लगा देंगे तो इसकी इटरेशंस लगेंगी 10,000, है ना, 10,000 लगेंगी इटरेशंस इसकी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, ये मत सोचना। यहाँ पे अगर हमें आंसर अपना ना मिले, या फिर अपना आंसर अगर -1 ही आ रहा हो, तो यहाँ पे आंसर में 1 दे देंगे हम, वो तो मतलब बहुत इजी सी बात है। तो देखो, अगर देखो इस केस में देखो कितना ज़्यादा इटरेशंस लग रही है, 10,000 इटरेशंस लग रही हैं इस केस में। पर इसकी एक बहुत बढ़िया अप्रोच है, अब वो देखते हैं हम। वो क्या है, इक्विलिडियन एल्गोरिदम। ठीक है, अब मैं इसमें इसको इन्हीं केसेस को इसमें करके बताऊंगा, तब आपको समझ आएगी कितनी बड़ी एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले हमने केस क्या लिया था, दो नंबर लिए थे 20 एंड 25, है ना, यही दो नंबर तो लिए थे। अब इक्विलिडियन एल्गोरिदम में हम पता है क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बहुत इजी है, ये मत सोचना कि कुछ टफ चीज़ है, बहुत इजी है ये। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे हम इसको। तो देखो कैसे करेंगे, ये ये नहीं, सॉरी, ये 25, 20 और ये, तो जो हमारा मिनिमम होगा, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक और चीज़। ये चीज़ होती है हमारी डिवाइज़र, इसको बोलते हैं डिवाइज़र। ये जो 20 है, ये यहाँ पे एक डिवाइज़र का काम कर रहा है। 25 जो है, ये हमारा डिविडेंड का काम कर रहा है। जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो 20, 25, अब जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम डिवाइज़र में लेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम डिविडेंड में लेंगे। तो अब इसका क्वोशिएंट क्या आएगा, 1, और रिमाइंडर क्या आएगा, 5। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम, जो ये 5 हमारा रिमाइंडर आया है, इसको हम अगला क्या लेते हैं, डिवाइज़र ले लेते हैं, और जो ये 20 हमारा डिवाइज़र था, उसको हम डिविडेंड ले लेते हैं अगले उसमें चांस में, और फिर हम एक और बार इसका डिवीजन करते हैं परफॉर्म। तो 5 4 जा क्या होता है 20। ओके, तो आंसर क्या आया, मतलब रिमाइंडर क्या आया, 0। अब इसमें एक चीज़ पता है क्या है, जो हमारा यहाँ पे है ना, ये चीज़ जो हमारा रिमाइंडर 0 आता है एट लास्ट, हर किसी केस में आएगा। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म कर रहे हो, तो हर किसी केस में लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। एक दो केस और करके बता दूंगा तो समझ आ जाएगी। तो ये जो है ना हमारा, जो यहाँ पे आ रहा है, जब हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो उस केस का जो हमारा डिवाइज़र है वो हमेशा हमारा आंसर होगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आया, 5 आया। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। जैसे कि हमने लिया था एक 10,000 और 10,001, सॉरी। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इस मेथड को लगाएं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा डिवाइज़र में, ओ सॉरी डिविडेंड में ये, और यहाँ पे क्या आएगा 40, ये। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 10,000, माइनस करेंगे 1 आएगा। अब ये बनेगा डिविडेंड, तो ये बना डिविडेंड 10,000। तो क्या आया आंसर, आंसर आ गया 0। और हमारा जो एचसीएफ है वो क्या होगा, जिस केस में 0 आता है उसका डिवाइज़र हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आया 1। अब ध्यान दो, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हमने इटरेशन मेथड, फॉर लूप का मेथड लगाया था अपना, वो वाला मेथड, प्रीवियस मेथड, उसमें हमारी 10,000 इटरेशन लग रही थी। बट इस केस में कितनी इटरेशन लग रही है इस मेथड में, 1, 2,
सिर्फ 2 इटरेशन में हमारा काम हो गया। और इस वाले अगर 2025 वाला देखोगे तो 1 2 इसमें भी हमारी 2 ही लगी हैं। देख रहे हो कितना मतलब बढ़िया मेथड है। और उस केस में देखो मैं बताता हूँ, उसमें 2025 में कहाँ है वो, ये 20 मिनिमम कितनी लगती हैं उसमें इटरेशन, अप्रॉक्स माने तो 20 जो मिनिमम वैल्यू होती है दोनों की उतनी इटरेशन लगती हैं। तो कितनी बढ़िया एल्गोरिदम है क्यू, जो भी है इसका नाम, वो वाली एल्गोरिदम कितनी बढ़िया एल्गोरिदम है ना, बहुत काम की चीज़ है। तो चलो अब इसका कोड करके देखेंगे और समझेंगे कि इसका कोड कैसे करा जाए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं इसका कोड करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, है ना। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना वो वाला फर्स्ट मेथड था ना जो, उसको ट्राई कर लेते हैं, है ना। वो ट्राई करना भी तो ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे को पहले 2 नंबर लेने पड़ेंगे, इंट a इक्वल टू 20। अब मैं इनपुट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनपुट लूँगा फिर टाइम बचेगा उससे, मतलब इससे। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो अपना आंसर है जिसमें स्टोर करना है उसका नाम मैं HCF रख लेता हूँ, है ना। और लूप लगा देता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से चलाते हैं। आई शुड बी लेस देन अपना जो मिनिमम ऑफ a कॉमा बी है, a कॉमा बी, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ हमारा जो ये है a% आई इक्वल टू 0 है, एंड जो हमारा b%i वो भी अगर 0 है, तो हमारा जो HCF है उसमें क्या स्टोर कर देंगे, आई स्टोर कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा ना, 1 का हमें अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। तो सी आउट द आंसर द HCF ऑफ दीज टू इज़, हमारा आ जाएगा क्या, HCF, सिंपल है, हाँ। अब रिटर्न 0 कर देंगे, ख़त्म। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो कंपाइल हो रहा है ये, अब देखते हैं क्या आंसर आएगा इसमें। तो एरर आ गई क्योंकि मैंने HCD लिख दिया है, सॉरी HCF लिखना था। अब फिर से कंपाइल हो रहा है, तो देखो HCF हमारा 5 आ चुका है जो कि एकदम सही है ना। और अगर मैं यहाँ पे 1000 लिखूँ, 10,000 लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ 10,001, तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, है ना। तो 1 ही आएगा हमारा आंसर, तो पक्की बात है। देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे भी मैंने HCD लिखा हुआ है, HCF लिखना, ओके ओके। तो आंसर देखो 1 आ चुका है। मैं इसको एडिट कर रहा था तो इसने बोला एडिट मत करो जब प्रोग्राम रन हो रहा है। तो देखो अब हम नेक्स्ट अप्रोच लगाते हैं अपनी शुरू, नेक्स्ट अप्रोच करते हैं अपनी शुरू, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इंट a और इंट b तो हमने ले लिए हैं, फिर से इनको 25 और 20 कर लेते हैं एक बार के लिए, है ना। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, देखो सोचने वाली बात है कि सबसे पहले क्या करें। हमें कॉन्जिक्यूटिव डिवीज़न परफॉर्म करना है, यानी एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड परफॉर्म करना है ना। तो ये हम कैसे करें, इसके लिए हमारे पास शुरुआत में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि इंट डिवीज़र। हम एक डिवीज़र ले लेते हैं, और डिवीज़र क्या होता है, जो जिससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको वैसे बताया था, पर फिर भी जैसे 2 10 या 20 होता है ना, तो 2 हमारे यहाँ पर डिवीज़र है, और डिविडेंड क्या है 20, और 10 क्या है क्वोशिएंट। तो ये हमारा डिवीज़र, और डिवीज़र हमेशा क्या होता है, मिनिमम होता है, दोनों से क्या होता है, मिनिमम। और और अगली चीज़ क्या ले लेते हैं, हम एक डिविडेंड ले लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है हमारा, हमेशा दोनों में बड़ा होता है, तो दोनों का बड़ा ले लेते हैं हम डिविडेंड को, ठीक है। ओके, इतना तो आ गया। अब एक रिमाइंडर फंक्शन बोल रहा हूँ, वेरिएबल भी ले लेते हैं जो काम आएगा हमारे आगे। और एक HCF ले लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर को स्टोर करेंगे। बस इतनी चीज़ें लेनी थी हमको। अब सीधे एक वाइल लूप लगाते हैं और उसको कर देते हैं ट्रू। अब ट्रू मैंने क्यों किया है वो बताता हूँ आपको। मैंने ट्रू इसीलिए किया है क्योंकि हमें ये, और देखो सबसे पहले मैंने वाइल लूप क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैंने वाइल लूप इसलिए चूज़ किया क्योंकि कुछ सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास कि कहाँ तक हमें लूप चलाना है। एक चीज़ पता है हमें, बस जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आ जाता ना तब तक हमें लूप चलाना है। पर फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रू ले लिया है। फिर जैसे ही हमारा ज़ीरो आता है ना एट लास्ट, हर केस में ज़ीरो आता है, मैंने आपको बताया भी था, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हर केस में ज़ीरो आता है एट लास्ट। तो जैसे ही हमारा ज़ीरो आएगा तो उस केस का जो हमारा डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा।
है ना। तो उसको हम स्टोर करेंगे HCF में और लूप को उसी टाइम ब्रेक करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा डिविडेंड परसेंट डिवाइज़र जिस केस में ज़ीरो है ना, डिवीजन परसेंट डिवाइज़र, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है रिमाइंडर। इतना तो पता होगा क्या होता है ये, रिमाइंडर नहीं होता, थोड़ा सोचोगे समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। जिस केस में हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है उस केस में अपने को क्या करना है, HCF में उसका डिविडेंड दे देना है, डिवाइज़र दे देना है ना, और ब्रेक कर देना है, बस बात ख़त्म। और यहाँ पे उसको क्या कर देना है, सी आउट करना है, पर वो चलो थोड़ी देर में करेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, रिमेंड, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, क्या होता है ये मैंने अभी फिर से बताया था, डिविडेंड परसेंट डिवाइज़र है ना, ये होता है। अब डिविडेंड को हम क्या, अब देखो एक चीज़ तो हमें पता है कि देखो जैसे मैं आपको ड्राई रन करूँ तो इंट A हमारा 20 है, B हमारा 25 है ना। तो शुरुआती केस में तो हमारा ये परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि डिविडेंड परसेंट डिवाइज़र मतलब ये मॉड्यूलस डिवाइज़र इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, है ना। क्या होगा 25, यहाँ पे कर देता हूँ, 25 डिवाइड बाई 20 क्या होता है, क्या होगा ये 5 आएगा। तो रिमाइंडर में क्या आएगा 5 आएगा। तो अब हमारा क्योंकि ज़ीरो नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो अगले केस में हमें इस 5 को अपने उसमें लेना है, किसमें, डिवाइज़र में लेना है। और जो हमारा वो था पिछला, जो हमारा वो था क्या बोलते हैं यार इसको, डिविडेंड था, उसको हमें अब अगले वाले में लेना है ना। तो ऐसा कुछ करना है हमको अब। तो ये कैसे करेंगे हम, मैंने आपको वैसे कॉपी में अच्छे से बताया था, तो पीछे करके देख लेना अगर थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो। तो ये हमें कैसे करना है कि जो हमारा ये है डिविडेंट है वो तो हमें ले लेना है डिवाइज़र, है ना। जो अब अगले केस का जो हमारा डिविडेंट है जो अंदर आता है उसको हमें पिछला जो डिवाइज़र था वो लेना है। और जो हमारा डिवाइज़र है अब करंट वाला वो क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, ना समझ आ रहा हो, तो पीछे देख लेना, समझ आ जाएगा। बस इतना ही करना था हमको। अब सी आउट करना है, सिंपल, द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज़ क्या, हमारा HCF, ठीक है, ठीक है। और रिटर्न 0 लिख देते हैं। अब इसके साथ हमारा आंसर भी आ जाएगा और ये बहुत ही एफिशिएंट हो गया है ना इस वजह से, क्योंकि उस केस में देखो आंसर आ चुका है 5। अब देखो मैं इसको चेंज करूँ, इसको मैं 1000 या फिर 10,000 करूँ और इसको 10,001 करूँ, तो ये सिर्फ 2 इटरेशन ले रहा है, 2 इटरेशन, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 ले रहा है एक तरीके से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 एक तरीके से ले रहा है, कितना एफिशिएंट हो गया। और वो दूसरी अप्रोच पूरा ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ A, B ले रहा था। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, बहुत बढ़िया अप्रोच थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।